साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज हम आप सबको बताएंगे कि ये बालुका स्तूप क्या होता है या छत्रक शिला क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यही आज के वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है कि छत्रक शिला क्या है या छत्रक शिला कहाँ पे पाया जाता है, बालुका स्तूप क्या है, बालुका स्तूप कहाँ पे पाया जाता है, किसके कारण इसका निर्माण होता है। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे अक्षय के बारे में। अक्षय किसे कहते हैं या निक्षेपण किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, अक्षय किस प्रकार से होता है और अक्षय कितने प्रकार का होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। फिर आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि हवाएं होती हैं, हवाएं के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पिछली वीडियो में बताए थे कि पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि हवा के द्वारा कैसा कैसा निर्माण होता है, किस प्रकार का निर्माण होता रहता है, ये सब हम आपको बताने चल रहे हैं, जो कि ऊपर लिखा गया है छत्रक शिला। मेन हेडिंग है छत्रक शिला, इसी के बारे में हम बताने चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ बताने चल रहे हैं कि जैसे कि पवन होता है, पवन यानी कि हवा, जो हवाएं चलती हैं गर्मियों के मौसम में। आप देखे होंगे जब बहुत घनघोर गर्मी पड़ती है, मई जून के महीने में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि इतना ज़्यादा लू चलता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आग का लवर आ रहा है, आँच लगता है, चेहरे जलने लगते हैं, हाथ जो खुला रहता है वो जलने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम घर में चले जाते हैं या किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो ये गर्मियों के समय में, गर्मी के मौसम में आंधी जो आती है, जो तूफान आता है, ये क्या करते हैं, ये भी अपर्दन का काम करते हैं। यानी कि एक सामान को दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं। जैसे कि हम गाड़ी में बैठते हैं तो शहर पहुंच जाते हैं, गाड़ी से बैठते हैं तो हम मार्केट पहुंच जाते हैं, या गाड़ी में बैठते हैं तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, जहाज से बैठते हैं तो हम इस देश से दूसरे देश चले जाते हैं। इसी प्रकार से हवाएं भी सवारी का कार्य करती हैं। लेकिन वो किस प्रकार से सवारी काम करते हैं? पानी है यानी कि जल है, ये भी सवारी का कार्य करते हैं। खुद तो जाते ही हैं लेकिन उसके साथ में किसी और को लेते जाते हैं। जैसे गाड़ियां हैं जा रही हैं, उसी के ऊपर हम लोग भी बैठ जाते हैं। जहाज है वो तो जा रही है लेकिन उसी के साथ में 10, 20, 50 आदमी बैठ जाते हैं, गल्ला भी लग जाता है और भी चीज़ चला जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं कि हवा भी एक साधन है। उसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान से वो अपने वस्तुओं को जो साथ में पाती है, ले जाने भर का वो साथ में लेके चली जाती है। यही बात हम करने चल रहे हैं। पवन यानी कि हवा, गर्मियों के मौसम में आंधी तूफान, ये भी अपर्दन की क्रिया करते हैं। यानी कि कोई वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ से हवाएं उठा करके दूसरी जगह रख देती हैं। तूफान चलेगा तो आप देखेंगे जितनी पत्तियां जमीन पे रहेगी, जितनी धूल रहेगा, जितनी मिट्टी रहेगी, उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह रख देती है, एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। तो ये अपर्दन की क्रिया होती है। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप क्या है, किस प्रकार से बालुका स्तूप का निर्माण होता है। तो आइए देखिए, बालुका स्तूप आप पिछली कक्षा में इसको पढ़े भी होंगे कि बालुका स्तूप क्या है या इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। इसको आप बालुका स्तूप, ये दोस्तों बालुका स्तूप है, ये बालुका स्तूप हुआ। अब हमको ये देखना है कि बालुका स्तूप का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि हवाएं जो होती हैं, हवाएं अपने साथ जो भी सामग्री पाती हैं, जो वस्तुएं पाती हैं, जो वो उठा सकते हैं, उसको साथ में ले जाती हैं, कहीं पे छोड़ देती हैं। छोड़ती कब हैं, यही हम बताने चल रहे हैं। तो आइए, इसको बताने से पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि बालुका स्तूप कैसे होता है। जब हवा के मार्ग में कोई बाधा होती है, हवा स्पीड से गति कर रही है, हवा स्पीड से गति करती है। जब हवा चल रही है तो उसको क्या करते हैं, तेज हवा है, तूफान ज़्यादा है तो स्पीड में जाती है, और स्पीड में जाते समय मिट्टी है, पत्ती है, तो उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरे स्थान पर रख देती है। इसे ये अपर्दन की क्रिया हो जाती है। और जब वही हवा आगे बढ़ रही है, उसको बीच में रुकावट उत्पन्न हो गया, बीच में जैसे हवा चल रही है इस प्रकार से जा रही है, आगे रुकावट उत्पन्न हो गया। जब रुकावट उत्पन्न हुआ तो इसकी गति हवा की क्या हुई, कम हो गई। जब हवा की गति कम हो गई
इसका वेग कम हो गया तो ये अपने साथ में जितने भी पदार्थ अपने साथ में लेके हवा उड़ रहे थे ये वहीं पे छोड़ देगी, क्योंकि इसके पास अब गति नहीं है, स्पीड इसकी धीमी है, तो जो पदार्थ यहीं पे छोड़ देगा वहीं इकट्ठा हो जाएगा। और जब ये पवन का वेग यानी कि कम होता है, जिससे हवा के साथ उड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं, हवा के साथ जो उड़ने वाले पदार्थ होते हैं वो धरातल पर गिर जाते हैं, और धरातल पर गिर करके क्या होता है, एक बालू का निर्माण हो जाता है, बालू के टीले का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बालू का स्तूप कहते हैं। आइए हम उदाहरण से आपको बताते हैं, चित्र दिखा करके। ये मान लीजिए ये हवाएं चल रही हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। हवाएं कई प्रकार की होती हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि हवाएं कितने प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं स्थानीय हवाएं होती हैं, स्थानीय हवाएं हमेशा आपके पास मौजूद रहती हैं। जो भी स्थानीय हवाएं होती हैं वो आपके पास हमेशा मौजूद रहती हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपके आसपास हमेशा पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलती रहती हैं, वो स्थानीय हवाएं हैं। लेकिन जब बाहरी हवाएं आती हैं, जैसे पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो उसे कहा जाता है कि पछुआ हवा चल रहा है। पूरब से हवाएं आती हैं तो उसे क्या कहते हैं कि पूर्वी हवा आ रहा है। और व्यापारिक हवाएं जब आती है, व्यापारिक हवाएं आती हैं तो उसे हम कहते हैं कि व्यापारिक हवा आ गया है, तो इसका मतलब कि मानसून बनेगा। जब मानसून होगा तो बनेगा तो बारिश होगा। इस प्रकार से हवाएं भी कई प्रकार की होती हैं, इसको भी हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ये जो बालू का स्तूप है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए देखिए, बालू का स्तूप यानी कि ये पश्चिमी हवाएं चलती हैं, ये स्तूपों का निर्माण कहाँ पे होता है? स्तूपों का निर्माण आप जानते हैं ये रेगिस्तानों में होता है। जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं वहाँ पे इसका निर्माण होता है। जैसे कि थार का मरुस्थल हुआ, गोबी का मरुस्थल हुआ। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में है। फिर चीन नहीं दोस्तों, ये गोबी का मरुस्थल मंगोल में है। फिर चीन में टकलामाकन का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अटाकामा का मरुस्थल। तो इस प्रकार से बहुत से मरुस्थल हैं, लेकिन मरुस्थलों में ही इसका निर्माण होता है। लेकिन निर्माण कैसे होता है यही देखना है। तो ये जब पछुआ हवा चलता है यानी कि पश्चिम की साइड से हवाएं चलती हैं, तो इसके साथ इसकी जो स्पीड बहुत तेज है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब इसके सामने ये मान लीजिए कि सब क्या है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान ये टीला, पूरा बालू का टीला है। अब स्पीड से हवा चल रही है तो स्पीड में होने के साथ में इस बालू को अपने साथ उठा लेते हैं, बालू को अपने साथ में उठा लेते हैं और गति करना शुरू करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इनको बीच में कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया, बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया। अवरोध किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे सामने पेड़ पड़ गया, चाहे सामने कोई पहाड़ी पड़ गई। और जब उनको रुकावट, हवा को रुकावट मिला यानी कि रुक गया, तो रुकने के बाद जो हवा की गति होती है धीमी हो जाएगी। जब हवा की गति धीमी हो जाएगी तो अपने साथ जितने भी सामग्री, जितने भी पदार्थों को लिए रहेगा हवा, वो अवरोध उत्पन्न होते ही अवरोध उत्पन्न होगा। जब अवरोध उत्पन्न होगा तो हवा आगे जा नहीं पाएगी। जब हवा आगे नहीं बढ़ पाएगी तो क्या करेगी? अपनी सामग्रियों को यहीं गिरा देगा, अपने सामग्रियों को यहीं पे गिरा देगा। यानी कि जितने भी बालू रहेंगे सब यहीं पर छोड़ देगा। अवरोध उत्पन्न होने के बाद जब वो अपनी सामग्रियों को छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है? बालू का स्तूप का निर्माण होता है। बालू का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। ये सब बालू हो गया, ये सब बालू यानी कि बालू का टीला। बालू के टीले को क्या कहते हैं? टिब्बा भी कहते हैं, डिब्बा नहीं, टिब्बा। बालू के टीले को, बालू के टीले को टिब्बा भी कहते हैं। ये टिब्बे का निर्माण हो जाता है। अब कब निर्माण होता है? जैसे हमने बताया कि हवाएं चल रही हैं, हवा स्पीड में जा रही है, तो स्पीड में जाते समय जो भी सामने पदार्थ मिलेगा, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्ती हो, कुछ भी हो, वो अपने साथ में उठा लेगा और आगे बढ़ता जाएगा। हवा स्पीड में जा रहा है, हवा स्पीड में चल रही है, तो सामने जब कहीं अवरोध उत्पन्न होगा तो अपने साथ में जो भी पदार्थ रहेगा वहीं पे छोड़ देगा, इकट्ठा एक जगह एकत्रित हो जाएगा। वो अपर्दन की क्रिया भी हो गई, अपर्दन की क्रियाएं भी हो गई। और इससे मरुस्थलों में क्या होता है कि एक बालू के टीले का निर्माण हो जाता है। ये बालू के टीले का निर्माण हो गया। इस प्रकार से रेगिस्तानों में, बड़े बड़े मरुस्थलों में, मरुस्थल का मतलब जानते हैं? मरुस्थल का नाम ही आप समझ रहे हैं, मरु यानी कि मरी हुई मिट्टी।
जो मरती हुई मिट्टी होती है, जो मर गई है, वो मिट्टी उसको किसी काम में नहीं आती है, खेती बाड़ी नहीं हो पाता है, यानी उसको पानी कभी नहीं मिलता है। जब पानी कभी नहीं मिलता है तो वही मिट्टी मर जाती है। जब मिट्टी मर जाती है तो उसमें पैदावार नहीं होता है। क्यों? उसमें कभी कभार बारिश थोड़ा बहुत होता है, वो भी बारिश किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मानसून बन नहीं पाता है। जब मानसून बन नहीं पाता है तो वहाँ पे बारिश होता नहीं है। मानसून कैसे बनेगा? जब वहाँ पे बहुत सारे बालू, हर जगह बालू दिखाई दे रहा है, तो बालू से कैसे संघनन होगा ऊपर जा करके? नहीं हो पाएगा, इसीलिए वहाँ पे बारिश नहीं होता है। अगर बाई दबे बाहरी कहीं से मानसून आता भी है तो वहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है। जब पहाड़ी नहीं है तो उससे टकराएगा नहीं, जब टकराएगा नहीं तो संघनन नहीं होगा, और जब संघनन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा। तो इस प्रकार से बालुका स्तूप का निर्माण होता है। बालुका स्तूप ये हो गया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार से छत्रक शिला का निर्माण होता है। छत्रक शिला का दोस्तों किस प्रकार से निर्माण होता है, इसको आप देखिए, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो छत्रक शिला होता है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में कोई भी परीक्षा अगर होगी तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप तुरंत इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि पश्चिमी साइड से जब हवाएं चलती हैं, स्पीड से चलती हैं, और स्पीड में चलने के साथ में रेती को यानी कि बालू को उठा लेते हैं, और उठा करके आगे कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ तो वहीं पर उसको पटक देते हैं। यानी कि हवा के पास शक्ति नहीं रह गई आगे ढोने की। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, अब गाड़ी का कोई पार्ट बिगड़ गया तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी अगर बंद हो गई तो आपको उतरना पड़ेगा, इसलिए उतरना पड़ेगा, गाड़ी आगे जाएगी नहीं, या तो पंचर हो गई तब भी आपको उतरना पड़ेगा। अभी गाड़ी आपको ढो रही थी, अब आप गाड़ी को ढकेलेंगे, होता है। उसी प्रकार से हवाएं भी अपने साथ में सभी वस्तुओं को लेके चलती हैं। जो सामग्री रहेगा कहीं पर अवरोध उत्पन्न होगा तो उसको गिरा देते हैं। लेकिन अब आइए हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो छत्रक शिला है, छत्रक शिला किसे कहते हैं, ये छत्रक शिला का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये तो आप बालुका स्तूप के बारे में देख रहे थे। और बालुका स्तूप किस प्रकार से बनता है हमने आपको बताया। आशा है हमें कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम छत्रक शिला के बारे में बता रहे हैं। छत्रक शिला का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? थार का मरुस्थल। अरे भाई उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि ये थार का मरुस्थल ही है, ये थार का मरुस्थल है। अब इस मरुस्थलों में क्या होता है कि झाड़ियाँ, पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं? यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होती है तो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, और जो पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं वो यहाँ पे पानी नहीं पाते हैं। जब पानी नहीं पाते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने सुरक्षा के लिए उसमें कांटे निकल आते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ के पौधों में कांटे निकल आते हैं। वो कांटेदार पौधे जो होते हैं, जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं सब मरुस्थल के पौधे हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे बैर होता है, बैर खाते होंगे। वो बैर देखिए, ये मरुस्थल का पौधा है, बैर मरुस्थल का पौधा है। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, और कांटे वहीं के पौधे होते हैं मरुस्थल के, मरुभूमि के। यानी कि ये पानी नहीं पाते हैं तब भी जीवित रहते हैं, पानी नहीं पाएंगे तब भी जीवित रहेंगे। उदाहरण के लिए आइए, खिजड़ी का वृक्ष जानते हैं? खिजड़ी का वृक्ष मरुस्थलों में पाया जाता है, बड़े बड़े रेगिस्तानों में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं। तो मरुस्थलों में खिजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। एक खिजड़ी के वृक्ष में भी इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत पतली होती हैं। इनके पत्तियों के साथ में ही कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं कि कांटे से ये भोजन बनाते हैं, और कांटे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी पौधे को पकड़ लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, लेकिन रेगिस्तान के पौधों को आप कोई भी पकड़ेंगे, किसी भी पौधों को आप पकड़ेंगे तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों छोड़ना पड़ जाएगा? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। आप जैसे ही पकड़ेंगे आपके कांटों हाथों में चुभ जाएगा। ये होता है जो मरुस्थल के पौधे होते हैं, मरुस्थल के पौधे वो कांटेदार होते हैं। इनकी पहचान है कि जितने भी पौधे कांटेदार होते हैं ये पौधे कहाँ के हैं? मरुस्थल के हैं।
और मरुस्थल के पौधों की जो पत्तियां होती हैं पतली नुकीली होती हैं और कांटे भी बहुत चोख होते हैं, यानी कि ऐसा लगेगा कि आपको चुभ जाएगा। तो खिजड़ी का वृक्ष आप जानते हैं, देसी भाषा में उसका नाम क्या है? समी का वृक्ष। लोग अपने घर के सामने समी का वृक्ष लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कि उसकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में समी वृक्ष का लोग पूजा करते हैं, जिससे कि अगर हमारे घर के सामने हम पूजा करेंगे तो हमारा विकास होगा। लेकिन वो क्या है? मरुभूमि का पौधा है। खिजड़ी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उसकी जड़ें इतनी नीचे तक जाती हैं कि जब तक पानी नहीं पा जाती हैं तब तक जड़ें नीचे जाती रहती हैं। वो पानी की तलाश में जाती हैं, पानी खींच करके ऊपर लाते हैं, तब जाकर के उसके वृक्ष का यानी कि वो जल की पूर्ति करता है। कहा जाता है, किताबों में लिखा गया है कि ऐसा खिजड़ी का वृक्ष होता है, उसके जड़ के पास से अगर पाइप डालेंगे तो पानी की सतह तक पाइप चला जाएगा। एक कहानियों में सुना गया है, लिखा भी गया है। आइए हम बात करते हैं आपको छत्रक शिला किसे कहते हैं। अब इधर से जो हवाएं आती हैं, पश्चिमी साइड से आ रही थी, पश्चिमी साइड से हवाएं आ रही थी, तो इसको उड़ा के ले गई और कहीं पर अवरोध उत्पन्न हो गया। तब ये सारे क्या किए कि पूरे बालू के टीले को एक जगह एकत्रित कर दिए। अब किसी दूसरी तरफ से, इस साइड से, कहां से? दक्षिणी साइड से। जब दक्षिणी साइड से हवा आई, जब दक्षिणी साइड से हवा आई और स्पीड से हवाएं आई, स्पीड से हवा आया, तो क्या किया? ये जो बालू का टीला बना है, ये बालू का टीला है, ये पूरा बालू का टीला है। जब पश्चिमी साइड से हवाएं स्पीड से आई, स्पीड से आने के बाद इनका कार्य क्या है? छत्रक शिला जो है, इसका यहाँ पे क्या, हवा का काम क्या है? हवा द्वारा उड़ाए गए बालू, हवा के द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा, उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर, धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। ये हवाएं जब अपरदन करते हैं, तो हवाएं जब स्पीड से आती हैं, तो आप देखे होंगे हवाएं जमीन की सतह से कुछ मीटर ऊंचाई तक ही चलती हैं, कुछ मीटर ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक इनकी गति ज़्यादा तेज होती है, ज़्यादा स्पीड होती है। और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा कि उनकी गति धीमी हो जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक इनकी गति तेज हो रहती है। तो इस प्रकार से जब ये हवाएं आती हैं तो इनकी गति नीचे की तरफ तेज है, ऊपर की तरफ हल्की है। तो ये क्या करेंगी? ये मिट्टियों को जहां तक ऊंचाई तक इनका ज़्यादा वेग है, ये धीरे धीरे बालू को क्षरण करते हैं, क्षरण करते हैं, यानी कि अपरदन करते रहते हैं। ये हवाएं इस प्रकार से ऐसे इसको उड़ाते रहते हैं, ऐसे उड़ा करके यहाँ से ले करके उड़ निकल, इधर से स्पीड से हवा आ रहा है, ये बालू का टीला है यानी कि टिब्बा है, यहाँ से ये अपरदन का कार्य हवाएं कर रही हैं, यहाँ से ले जा करके किसी दूसरी जगह माने गिरा रही हैं, किसी दूसरी जगह एकत्रित करती जा रही हैं। फिर कुछ हवाएं इधर से निकल रही हैं, इसको धीरे धीरे नीचे से काट रहे हैं, इस प्रकार से काटते जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि आप देखें, नदी है, समुद्र है, तो पानी है, तो उसमें जब कोई जानवर नहाता है तो उसके नहाने के कारण उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगे आती हैं तो किनारे आती हैं, किनारे आकर के किनारे से टकराती हैं। तो किनारे टकराने के कारण आप देखे होंगे कि नीचे का जो सतह रहता है वो पानी के द्वारा कट जाता है, पानी के द्वारा धीरे धीरे कटता जाता है। तो एक समय ये आता है कि ऊपर वाला भाग धीरे से भसक जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे ही हवाएं भी क्या करती हैं कि ये धीरे धीरे इसको काटती हैं, धीरे धीरे इस प्रकार से इसको ऐसे काटती जाती हैं, ऐसे काटती जाती हैं, इस प्रकार से काटती जाती हैं। तो इस प्रकार से हवाएं इधर से काट करके इस बालू को ले जा करके अपरदन की क्रिया करके यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। यहाँ की जो बालू है, जो टीला है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में काटते हुए ले जा करके यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। तो ये अब इसको देखिए, ऊपर तो हवा पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि हम बताए कि जो हवा की स्पीड होती है कुछ मीटर तक ही स्पीड में होती है, उसके और ऊंचाई तक आप जाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऊपर हवा की स्पीड कम रहती है और नीचे हवा की स्पीड तेज गति से होती है। तो ये नीचे की तरफ से काट रहा है और इधर नीचे की तरफ से काट रहा है, ऊपर सामने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा नहीं और ये बहुत बड़ा टीला है।
तो इस टीले को ऊपर से नहीं काटेगा, नीचे नीचे अपर्दन की क्रिया करके एक जगह गोलिया रहा है, एक जगह गोला बना रहा है, यानी कि एक दूसरा टीला बना रहा है, और इधर से भी एक दूसरा टीला बना रहा है। बाकी इस प्रकार से कटता हुआ गया तो एक, अब देखिए किस, एक कैसा आकार हो गया, ये जो बालू का टीला पड़ा है एक कैसा आकार हो गया, छाते के अनुसार हो गया, छाते के आकार का। तो छाते का आकार हो गया, ये छाते का आकार वाले को ही छत्रक शिला कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। शिला, शिला यानी कि जहां पर बालू का ढेर लग जाता है उसे भी शिला कहते हैं, और बहुत बड़ी पहाड़ी है तो उसे भी शिला कहते हैं। और उसी पर्वत का ही तो ये छोटा छोटा भाग है जो मरुस्थल में जो बालू पाया जाता है, उसी में जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर की गिट्टी बनती है, गिट्टी क्या क्या होता है, रेती बनता है, यही रेती भाग है आपका। तो ये रेती एक जगह इकट्ठा होता है तो उसे स्तूप कहते हैं। फिर हवाएं उसको अपर्दन की क्रिया कर देती हैं तो ये कट जाती है, इधर से कट जाती है, तो ये छत्रक, ये छाते के समान बन गया। और जब छाते के समान बन गया तो इसे क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। ये इसी को छत्रक शिला कहा जाता है। लेकिन छत्रक शिला का मेन परिभाषा देख लीजिए, पवन द्वारा यानी कि हवा के द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हवा निचले भाग को घिसता रहता है, निचले भाग को घिसता रहता है। और जब निचले भाग को घिसता रहता है तो क्या होता है कि ये ऊपरी भाग, ये ऊपरी वाला भाग छाते जैसा इसका आकार बन जाता है। और जब छाते के जैसा इसका आकार बन जाता है उसी को छत्रक शिला कहते हैं, छत्रक शिला। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये गार्ज क्या होता है, विसर्प क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में पूछता है कि विसर्प किसे कहते हैं या गार्ज किसे कहते हैं। तो वैसे तो बहुत बड़ा माने कि मैटर है, इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इस समय हम थोड़ा सा भले बता दें आपको कि जैसे गार्ज होता है, घाटी आप देखें हैं, घाटी किस प्रकार की होती है, जैसे कि पहाड़ी वाली जो घाटी होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। और पहाड़ों में क्या होता है, नदियां जो होती हैं पहाड़ों में नीचे तक नहीं काट पाती हैं, कहीं पर हल्का फुल्का काटती हैं, कहीं पर वैसे ही पहाड़ नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। तो ये जो सकरी दीवार जैसी होती है और इसमें पानी बह रहा है यानी कि नदी है, और ये सकरी है। और जब ये सकरी है और इसमें पानी बह रहा है, नदी का पानी जा रहा है, तो ये यहाँ पे पत्थर यानी कि चारों तरफ से पठार है, और पठार के कारण नदियाँ गहरी नहीं होती हैं, छिछिल होती हैं। लेकिन जहाँ पे छिछिल नहीं होता है, सकरा होता है, उसे गार्ज कहते हैं, उसे गार्ज कहते हैं। अब आइए हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि विसर्प किसे कहते हैं, विसर्प किसे कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी पूछा जाता है। लेकिन इसको हम पूरा विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि गार्ज और विसर्प का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि ये विस्तार से अगर आप जानते रहेंगे तो परीक्षा में अगर आता है तो तुरंत इसको नोट लिख सकते हैं कि ये कैसे है। आइए देख लेते हैं। हम बता रहे हैं विसर्प किसे कहते हैं। विसर्प, आप नदी को देखे होंगे, नदी इस प्रकार से नदियां होती हैं, नदियां इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, टेढ़ी मेढ़ी इसलिए होती है कि समतल जमीन पे है। जब समतल जमीन पे रहती है तो नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि समतल जमीन पर नदियों का स्पीड कम होता है, उनका वेग कम हो जाता है। और जब ढाल पे नदियां होती हैं, जब नदियां ढाल पे होती हैं तो उनकी गति तेज होती है, और जब इनकी गति तेज हो जाती है तो वो क्या है, गहरी होती है। और जब समतल जमीन पर मैदानी भाग पे नदियां चल रही हैं तो ये इनकी स्पीड कम रहती है। जब कम स्पीड रहती है तो जिधर से अपनी इच्छा कहेगा उधर से घूमती हुई वो नदियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये समतल जमीन पे नदियां जा रही हैं, ये नदी यही है, नदी इस प्रकार से समतल जमीन पे रास्ता बना रही है। और जब नदी समतल जमीन पे जाती है तो ये क्या है कि इनकी स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो यहाँ पे मोड़ होता है, मोड़
जहाँ पर हल्का सा भी ढलान पाएंगे उधर घूम जाएंगी, फिर आगे हल्का सा ढलान हुआ इधर घूम गई, फिर आगे ढलान हुआ तो इधर घूम गई। तो ये जो जहाँ जहाँ पे मोड़ होता है, जहाँ जहाँ पे मोड़ होता है, इसी मोड़ को विसर्प कहा जाता है। इसी मोड़ को विसर्प कहते हैं, विसर्प याद रखिएगा। गार्ज उसे कहते हैं जहाँ पे सकरा हो लेकिन पथरीली वाला जमीन हो, और विसर्प वहाँ पे होता है जहाँ पे मैदानी भाग हो। मैदानी भाग पे टेढ़ी मेढ़ी नदी को विसर्प कहते हैं, और पथरीली जमीन पे जहाँ पे गहरी और सकरी हो उसे गार्ज कहा जाता है। याद रखिएगा, बहती नदी जहाँ मोड़ बनाती है उसे विसर्प कहते हैं, ये विसर्प कहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो में बताया कि छत्रक शिला किसे कहते हैं और बालुका स्तूप किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ आपको खास वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।